हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम इंडियन एविडेंस एक्ट का चैप्टर 8 स्टॉपल के प्रोविजंस को कवर करेंगे, जो कि सेक्शन 115 से 117 तक है। इससे पहले के जितने भी सेक्शंस हैं वो मैंने प्रीवियस की वीडियोस में कवर किए, तो आप उन सेक्शन को उन वीडियोस से पढ़ सकते हैं। सो नाउ लेट्स बिगिन विद सेक्शन 115। सेक्शन 115 कहता है एस्टॉपल व्हेन वन पर्सन हैज बाय हिज डिक्लेरेशन act or omission intentionally caused or permitted another person to believe a thing to be true and to act upon such belief, neither he nor his representative shall be allowed in any suit or proceeding between himself and such person or his representative to deny the truth of that thing. तो सेक्शन 115 क्या कह रहा है? जब कोई पर्सन, व्हेन वन पर्सन, ठीक है, इंटेंशन, यहाँ पे इंटेंशन मस्ट है, ठीक है, इंटेंशन चीज इंपॉर्टेंट है इस सेक्शन के अंदर। तो जब कोई पर्सन जो है इंटेंशन के साथ ऐसा एक्ट और ओमिशन करता है या फिर कोई डिक्लेरेशन करता है जिससे कि क्या हो रहा है, सामने वाला पर्सन, अनादर पर्सन, जिससे कि सामने वाला पर्सन इंड्यूस हो रहा है और वो जो कुछ भी कह रहा है उसको वो क्या मान रहा है, ट्रू मान रहा है, ठीक है, जो कुछ भी वो पर्सन कह रहा है उसको वो सच मान रहा है और उसकी बात को सच मान के वो पर्सन क्या कर देता है, एक्ट कर देता है, ठीक है, किसी भी टाइप का एक्ट हो सकता है, ठीक है। अगर वो सामने वाला पर्सन एक्ट कर देता है उस पर्सन की बातों को सच मान के, तो लेटर ऑन किसी भी सूट और प्रोसीडिंग में वो पर्सन, ना ही तो वो पर्सन जिसने इंड्यूस किया और ना ही उसका रिप्रेजेंटेटिव उस ट्रुथ को डिनाई कर सकते हैं, ठीक है। वो जो उसने स्टेटमेंट दिया और उस स्टेटमेंट के कारण सामने वाले पर्सन ने एक्ट किया, तो लेटर ऑन वो पर्सन डिनाई नहीं कर सकता कि नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था और अब इसका मतलब कुछ और है, अब मैं अपनी चीज़ वापस चाहता हूँ, या कुछ भी हो सकता है। अभी अपन इसको इलस्ट्रेशन के थ्रू देखेंगे कि क्या होता है एस्टॉपल। तो बस अभी यही याद रखो कि लेटर ऑन जो है वो डिनाई नहीं करेगा, वो जो कुछ भी उसने कहा है वो अपनी बात पर कायम रहेगा। इसको कहते हैं स्टॉपल, ठीक है। जो कुछ कहा है वहीं पर ही रहेगा, वो अपनी बात से डिनाई नहीं कर सकता। इसमें एक एक चीज और याद रखना, सेक्शन 43 आता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, वो भी एस्टॉपल की बात करता है। तो लिंक करके याद रखोगे तो दोनों सेक्शंस याद रहेंगे ना। तो सेक्शन 43 टीपी का है, जब हम टीपी पढ़ेंगे तब हम वहां पे भी पढ़ेंगे कि एस्टॉपल क्या होता है। इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं। A intentionally and falsely leads B to believe that certain land belongs to A and thereby induces B to buy and pay for it. The land afterwards become the property of A and A seeks to set aside the sale on the ground that at the time of the sale he had no title. He must not be allowed to prove his want of title. अब क्या हो रहा है, ए जो है क्या करता है, सबसे पहले तो बी को है ना ये विश्वास दिला देता है कि ये जो लैंड है ना ये मेरी है और मैं ही इसका ऑनर हूँ, और उसको विश्वास दिला देता है। बी मानता है हाँ यार ये लैंड तो ए की है, तो बी क्या करता है, उसको अमाउंट देता है और वो लैंड जो है परचेज कर लेता है, ठीक है। अब लेटर ऑन क्या होता है ना, वो जो प्रॉपर्टी ए की तो होती नहीं है पहले, लेटर ऑन वो प्रॉपर्टी जो है ना वो ए के नाम हो जाती है, मतलब कि ए के पास वो प्रॉपर्टी आ जाती है। तो फिर जब ए के पास वो प्रॉपर्टी आ गई तो अब ए जो है वो क्या कर देता है, डिनाई कर देता है और वो कहता है कि मैं जो ये सेल है इसको सेटिसाइड करना चाहता हूँ, मैं इस सेल को, मैं जो ये जो मैंने इसको प्रॉपर्टी बेची है मैं इस सेल को नहीं मानता हूँ, ठीक है। तो अब वो यहाँ पे जो है क्या नहीं कर सकता, डिनाई नहीं कर सकता उसकी बात पे। अगर उसने बेची है तो अब वो प्रॉपर्टी बी की ही रहेगी। अब वो वापस कोई भी ऐसा डिफेंस लेके नहीं आ सकता कि नहीं अब मेरे पास इसका टाइटल आ चुका है, पहले मेरे पास इसका टाइटल नहीं था इसलिए मैं अपनी प्रॉपर्टी वापस चाहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। एक बार अगर उसने बेच दी तो अब उसके ऊपर रूल ऑफ एस्टॉपल अप्लाई हो जाएगा। दैट्स इट, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट, अब जब भी है ना अपन कोई ऐसा सेक्शन पढ़ते हैं ना तो आप लोग अपनी बैरेक्ट साथ में लेके पढ़ा करो, जिससे क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। अगर किसी भी कुछ कंफ्यूजन हो रहा है ना तो वो जब हम साथ में पढ़ते हैं ना तब इजीली सब कुछ समझ में आ जाती है। नाउ द रूल ऑफ एस्टॉपल इज बेस्ड ऑन द मैक्सिम, ये मैक्सिम आई विल नॉट बी एबल टू स्पेल इट, ये आप देख लेना, इसका मतलब मैं बता देती हूँ। अ पर्सन अलीजिंग कॉन्ट्राडेक्टरी फैक्ट शुड नॉट बी हर्ड। वही बात है कि पहले आप कुछ बोल रहे हो, अब लेटर आप कुछ और बोल रहे हो, तो आपकी बात को नहीं सुना जाएगा। जो आपने एक बार बोल दिया बस वही बात है, आपकी बार बार आपके कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स नहीं सुनेंगे। इस मैक्सिम का मतलब ये होता है। नाउ सेक्शन 115 ऑफ एविडेंस एक्ट 1872 लेज डाउन द प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल एज रूल ऑफ एविडेंस। तो एस्टॉपल क्या है, ये रूल ऑफ एविडेंस है, ये याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट। पूछ लेते हैं कि एस्टॉपल क्या है, तो एस्टॉपल है रूल ऑफ एविडेंस। The idea that a man must keep his words and must be responsible for the consequences of his conduct when other men have trusted him.
इस एस्टॉपल के पीछे आइडिया यही है कि अगर कोई इंसान अपने वर्ड्स दे रहा है, अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बना रहा है किसी और के कंडक्ट के लिए, क्योंकि उसके कहने पे ही तो कोई और पर्सन जो है एक्ट कर रहा है, तो उसको क्या है, अपनी चीज़ों पे कायम रहना है, ठीक है, उन चीज़ों से वापस मुकरना नहीं है। बस दैट्स इट, यही एस्टॉपल का मतलब। नाउ काइंड्स ऑफ एस्टॉपल, फर्स्ट आता है प्रोमिसरी एस्टॉपल। अब एस्टॉपल के काइंड्स देखते हैं। तो पहला है प्रोमिसरी एस्टॉपल। When one party makes a clear promise to other party by his words with an intention of forming a lawful relationship, knowing that the other party to whom the promise is made may act upon it and in fact acted upon by other party on dependence of the assurance, the promise becomes an obligation and hence the party who made the promise cannot go back from his words. तो प्रोमिसरी एस्टॉपल क्या होता है, इलस्ट्रेशन के थ्रू समझते हैं। जैसे कि ए और बी है, ठीक है, तो ए जो है वो क्या करता है, बी से प्रॉमिस करता है, बी का कोई कॉलेज है मान लो, तो ए जो है बी से प्रॉमिस करता है कि मैं अब तुम्हारे कॉलेज में जो है म्यूज़िक की ट्रेनिंग दूंगा, ठीक है। तो बी जो है उसकी बात को सच मान लेता है और क्या करता है, एक अच्छा सा जो है साउंड प्रूफ म्यूजिक रूम वगैरह बनवाता है और जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं तो वो सब मंगवा लेता है। लेटर ऑन ए जो है वो क्या कर देता है, मना कर देता है। तो अब बी जो है वो क्या, बी तो ए की बात को सच मान रहा था कि हाँ ए जो है आपसे मेरे कॉलेज में आके म्यूजिक क्लासेस लेने वाला है और सब कुछ, लेकिन ए जो है वो क्या मना कर देता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये प्रोमिसरी एस्टॉपल हो गया। मतलब ए ने कुछ बी को ऐसा प्रॉमिस किया या कुछ ऐसी बात कही जिससे कि बी को लगा हाँ कि ये जो है एकदम सच कह रहा है और मुझे अब जो है एक्ट करना चाहिए। तो इसको हम कहते हैं प्रोमिसरी एस्टॉपल। नाउ सेकंड, एस्टॉपल बाय रिकॉर्ड। एस्टॉपल बाय रिकॉर्ड इज इनेक्टेड बाय फाइनल जजमेंट। एस्टॉपल बाय रिकॉर्ड मतलब क्या, जो भी अपने जजमेंट होते हैं, ऑर्डर डिक्री जो भी होती है ना, उसको हम कहते हैं एस्टॉपल बाय रिकॉर्ड। वो अलग बात है कि अगर जजमेंट आगे जाके जो है इसमें अपील और रिविजन इसमें चेंज हो जाए, वो अलग बात है, पर फर्स्ट इंस्टेंस में तो वो क्या हो गया, एक एस्टॉपल हो गया। पार्टी जो है उस चीज़ से अब डिनाई नहीं कर सकती है ना। इसमें आगे देखते हैं और क्या है। The estoppel by record is dealt with from section 11 to 14 of the CPC and section 40 to 44 in Evidence Act। तो estoppel by record कहाँ दे रखा है, एक तो एविडेंस में दे रखा है जहाँ हमने अभी 40 to 44 पढ़ के आए थे हम, जिसमें हमने रेस जुडिकाटा पढ़ा था और मैट्रिमोनियल इंसॉल्वेंसी और एडमल्ट्री जुरिस्डिक्शन के अगर कोई भी जजमेंट होते तो वो हम कॉन्क्लूसिव प्रूफ मानते हैं, ये सारा अपन ने पढ़ा ही था। ये जो है ना 11 to 14 ये सीपीसी का है, ये जब हम सीपीसी पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। अभी इतना याद रख लो कि एस्टॉपल बाय रिकॉर्ड जो है वो 11 to 14 सीपीसी के अंदर है और 40 to 44 जो है अपने एविडेंस एक्ट के अंदर है। द जनरल प्रिंसिपल विच रन्स थ्रू द डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल by record is that a decree is an order of the court and the judgment debtor must, when it has once been completed, obey it unless and until he can get it set aside in proceedings duly constituted for the purpose। ये वही बात है कि जनरल प्रिंसिपल यही है कि एक बार अगर कोई भी ऐसा जजमेंट ऑर्डर और डिक्री आ गया तो जजमेंट डेटर जो है ना उसको अबाइड रहना पड़ेगा इससे, ठीक है ना, उससे वो डिनाई नहीं कर सकता। लेटर ऑन भले ही फिर वो अपील वगैरह के प्रोसीजर में रिवर्ट बैक हो जाए, पर एक बार के लिए जो है ना उसको फॉलो करना पड़ेगा, उससे डिनाई नहीं कर सकता। उसी को हम कहते हैं एस्टॉपल बाय रिकॉर्ड। नाउ थर्ड, एस्टॉपल बाय डीड। इट इज अ कॉन्सेप्ट वेयर टू पार्टीज एंटर इनटू एन अग्रीमेंट बाय वे ऑफ अ डीड एज टू सर्टेन फैक्ट्स। दिस implies that neither he nor his representatives or any person claiming under him can deny the facts mentioned and agreed in the deed। ये वही वाली बात है कि जब हम कोई अग्रीमेंट करते हैं और उनके अंदर हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखते हैं, सिग्नेचर करते हैं, प्रॉपर लॉफुल फॉर्म में होती है, उसके बाद हम डिनाई नहीं कर सकते उस डीड के अंदर जो भी कंटेंट्स हमने लिखे हैं, ठीक है। तो एस्टॉपल बाय डीड का मतलब यही है, जब दो पार्टी बैठ के जो है कोई अग्रीमेंट कर रही है, उस पर अपने सिग्नेचर कर रही है, फिर लेटर ऑन आप जाके ये डिनाई नहीं कर सकते कि नहीं मेरा इस पॉइंट से मतलब ये नहीं था, कुछ और ही मतलब था, या ये अग्रीमेंट मैंने एग्जीक्यूट कराया ही नहीं है। तो एस्टॉपल बाय डीड का मतलब ये होता है। नाउ नेक्स्ट, एस्टॉपल बाय पायस और एस्टॉपल बाय कंडक्ट। इसके भी अब सब पॉइंट्स हैं। इसका फर्स्ट है एस्टॉपल बाय अटेस्टेशन। अटेस्टेशन मीन्स अफर्मिंग द सिग्नेचर। द अटेस्टेटर बाय अटेस्टेटिंग सेज दैट एग्जीक्यूटेंट ऑफ अ डॉक्यूमेंट वाज द पर्सन हु बोर दैट नेम, दैट इज द सिग्नेचर इज दैट ऑफ द पर्सन बाय हुम इट पर्पोज टू बी साइन। इसका मतलब यही है। अटेस्टेशन का मतलब क्या होता है कि जिस भी पर्सन जो सिग्नेचर कर रहा है ना, वो ये कंफर्म कर रहा है ये सिग्नेचर मेरे हैं और ये जो अग्रीमेंट है या ये जो भी डॉक्यूमेंट है ये मेरे नाम पे ही है और इसलिए ही मैं इसको साइन कर रहा हूं। तो ये हो गया बाय अटेस्टेशन। एस्टॉपल बाय साइलेंस। एस्टॉपल बाय
silence arise when a person who is under a duty to speak the truth but refrains. जिसकी ड्यूटी होती है कुछ बोलने की, अगर हम उससे जाके कुछ पूछ रहे हैं और वो कुछ जवाब नहीं दे रहा, चुपचाप खड़ा है, तो इसका मतलब हम क्या मानेंगे? हाँ ही बोल रहा है वो। तो एस्ट्रोपल बाय साइलेंस का मतलब यही हो गया, जब किसी से पूछने जा रहे हैं वो कुछ नहीं बोल रहा और रिफ्रेन कर रहा है अपने आप को बोलने से, तो उसको हम कहते हैं एस्ट्रोपल बाय साइलेंस. एस्ट्रोपल इन एक्विजेंस. एक्विजेंस मीन्स एक्सेप्टेंस और गिविंग कंसेंट टू समथिंग. वही है कि अगर हम किसी भी चीज़ की एक्विजेंट कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए अपनी सहमति जता रहे हैं, तो उससे हम बैक नहीं कर सकते. ओके. नाउ एस्ट्रोपल बाय वेवर. वेवर मीन्स एन एक्ट और इंस्टेंस ऑफ वेविंग अ राइट और क्लेम. मतलब क्या, आपने एक बार अगर अपने राइट और क्लेम को जो है क्या कर दिया है, वेव कर दिया है, तो लेटर ऑन आप उसको क्लेम नहीं कर सकते. एस्ट्रोपल बाय इलेक्शन. ये सेक्शन 35 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है. ये लिंक करके पढ़ना तो इजीली याद होगा. तो एस्ट्रोपल बाय इलेक्शन यही होता है कि आपके पास 2 चॉइसेस होती है ना, या तो आप उसको इलेक्ट कर लो या फिर आप उसको रिजेक्ट कर दो. ठीक है, आप अगर उसको इलेक्ट कर रहे हो तो दूसरे बेनिफिट को आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा. अगर आपने कर दिया है तो अब आप उससे मुकर नहीं सकते. जो आपने किया है उस पर आपका एस्ट्रोपल लग जाएगा, उसको कहते हैं बाय इलेक्शन. नाउ एक्सेप्शन टू एस्ट्रोपल. This doctrine does not apply when both parties have the entire knowledge of the things in their matter. तो ये कहाँ अप्लाई नहीं होता? जब दोनों पार्टी को सच पता हो. ठीक है ना, जब दोनों पार्टी जान रही है तो फिर एस्ट्रोपल की तो बात ही नहीं आएगी. तो पहली चीज़ यही है कि जब दोनों पार्टी को पता है, दोनों पार्टी को नॉलेज है उस मैटर के बारे में, तो वहाँ एस्ट्रोपल अप्लाई नहीं होता. क्लियर. अब सेकंड, एस्ट्रोपल कैन नॉट बी अप्लाइड अगेंस्ट स्टैट्यूट्स एंड रेगुलेशंस. तो जितने भी स्टैट्यूट्स और रेगुलेशंस है उन पे भी एस्ट्रोपल अप्लाई नहीं होता. थर्ड, इट कैन नॉट बी अप्लाइड अगेंस्ट द सोवरीन एक्ट्स और द गवर्नमेंट. ठीक है, ना ही सोवरीन एक्ट्स पे अप्लाई होता है, ना ही गवर्नमेंट पे अप्लाई होता है. फोर्थ, नॉट अप्लाई ऑन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स. और एस्ट्रोपल जो है क्रिमिनल प्रोसीडिंग पे भी अप्लाई नहीं होता है. इससे एक बात पता चली कि एस्ट्रोपल जो है वो सिविल का मैटर है. ठीक है, एस्ट्रोपल जो है सिविल लॉ के अंदर आता है और एस्ट्रोपल सिविल प्रोसीडिंग्स में ही अप्लाई होता है. क्लियर. Now next, section 116, estoppel of tenants and of licensee of person in possession. No tenant of immovable property or person claiming through such tenant shall during the continuance of the tenancy be permitted to deny that the landlord of such tenant had at the beginning of the tenancy a title to such immovable property, and no person who came upon any immovable property by the license of the person in possession thereof shall be permitted to deny that such person had a title to such possession at the time when such license was given. बहुत ही कॉम्प्लेक्स सी लैंग्वेज है इसकी. लीगल लैंग्वेज की यही प्रॉब्लम है कि कोई भी सिंपल सी चीज़ को भी वो लोग इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, पर अपन इसको एक ईजी सी लैंग्वेज में समझते हैं. ये क्या कहना चाह रहा है? तो ये क्या कह रहा है? पहली चीज, नो टेनेंट और कोई भी पर्सन जो टेनेंट के थ्रू जो है क्लेम कर रहा है. ठीक है, ना ही टेनेंट या फिर कोई पर्सन जो क्लेम कर रहा है वो क्या नहीं कर सकता? नो, वो क्या नहीं है, वो परमिट नहीं है क्या करने के लिए? टू डिनाई दैट द लैंडलॉर्ड ऑफ सच टेनेंट हैड एट द बिगनिंग ऑफ टेनेंसी. ठीक है, वो ये डिनाई नहीं कर सकता कि जो लैंडलॉर्ड है इस इमूवेबल प्रॉपर्टी का, उसके पास ये टाइटल शुरुआत से ही नहीं था. कोई भी टेनेंट जो है उसके लैंडलॉर्ड के टाइटल को डिनाई नहीं कर सकता. पहला पार्ट ये कहता है. ठीक है, लैंडलॉर्ड के टाइटल को कोई भी टेनेंट जो है डिनाई नहीं कर सकता. सेकंड पार्ट जो है लाइसेंस की बात करता है. ठीक है, सेकंड वाला जो पार्ट है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये लाइसेंस की बात करता है. तो कोई भी लाइसेंसी, जब हम लाइसेंस वाली प्रॉपर्टी देते हैं तो उसको, जिसको दे रहे हैं वो लाइसेंसी, जिसके पास लाइसेंस पे जाती है उसको लाइसेंसी कहते हैं, और जिसने दी उसको लाइसेंसर कहते हैं. ठीक है, तो कोई भी लाइसेंसी जो है उसके लाइसेंसर के टाइटल को डिनाई नहीं कर सकता. सेम जैसे टेनेंट अपने लैंडलॉर्ड के टाइटल को डिनाई नहीं कर सकता, वैसे ही लाइसेंसी जो है उसके लाइसेंसर के टाइटल को डिनाई नहीं कर सकता. क्लियर. सेक्शन 116 सिर्फ यही बात कह रहा है. नाउ सेक्शन 117, एस्ट्रोपल ऑफ एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, बेली और लाइसेंसी. No acceptor of a bill of exchange shall be permitted to deny that the drawer had authority to draw such bill or to endorse it, nor shall any bailee or licensee be permitted to deny that his bailer or licenser had at the time when the bailment or license commenced authority to make such bailment or grant such license.
तो सेक्शन 117 वहीं से दो बातें कह रहा है पहले जैसे ही जो 116 में थी। पहला तो ये कह रहा है कि कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज, जो भी एक्सेप्टर है बिल ऑफ एक्सचेंज का, जिसने भी वो बिल ऑफ एक्सचेंज लिया है, वो डिनाई नहीं कर सकता कि जिसने भी उस बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉन किया है, मतलब जो ड्रोवर है उसके पास अथॉरिटी नहीं थी बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ करने की। और सेकेंड चीज़ ये कह रहा है, जहाँ कहीं पे भी बेलमेंट और लाइसेंस की बात आती है, तो जो भी बेली और लाइसेंसी है ना, जो भी बेली और लाइसेंसी है, वो डिनाई नहीं कर सकते कि बेलर और लाइसेंसर के पास अथॉरिटी नहीं थी बेलमेंट करने की या लाइसेंस देने की। ठीक है, क्लियर हो गया पहली चीज़ कि कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज का एक्सेप्टर है तो वो डिनाई नहीं कर सकता कि ड्रॉअर के पास अथॉरिटी नहीं थी। और सेकंड जो है, कोई भी जो है बेली और लाइसेंसी बेलर और लाइसेंसर की अथॉरिटी को डिनाई नहीं कर सकता। अब इसके एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन वन, द एक्सेप्टर ऑफ ए बिल ऑफ एक्सचेंज में डिनाई डेट द बिल वॉज रियली ड्रॉन बाय द पर्सन बाय हुम इट पर्पोज टू हैव बीन ड्रॉन। तो ये एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है कि जो एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज है ना, वो डिनाई कर सकता है। कब डिनाई कर सकता है? तब डिनाई कर सकता है जबकि वो जो बिल ऑफ एक्सचेंज किसी और पर्सन ने ड्रॉ किया है जिसके पास अथॉरिटी थी नहीं उसको ड्रॉ करने की, और उसे पता है कि ये इसके पास अथॉरिटी नहीं है, इसकी जो रियल अथॉरिटी है वो किसी और के पास है, तो इस केस में जो है वो डिनाई कर सकता है। सेकेंड एक्सप्लेनेशन कहता है, इफ अ बेली डिलीवर्स द गुड्स बेल टू अ पर्सन अदर देन द बेलर, ही may prove that such person had a right to them as against the bailor। सेकेंड एक्सप्लेनेशन भी ऐसी ही कुछ बात कर रहा है कि अगर बेली जो है ना, वो अपने गुड्स बेलर को ना दे के किसी ऐसे पर्सन को दे रहा है जो कि बेलर है नहीं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अगर वो प्रूव कर देना, मतलब कि उसको यहाँ पे दे रखा है कि ही में प्रूव, ये वो प्रूव कर सकता है कि हाँ मैंने जिस पर्सन को ये गुड्स डिलीवर किए उसका राइट बनता है अगेंस्ट द बेलर। ठीक है, उसका राइट बन रहा है अगेंस्ट द बेलर कि मैं उसको बेलर को ना देके ये गुड्स उसके दूं, क्योंकि रियल में ये गुड्स जो है उसी पर्सन के हैं। तो यहाँ पे जो है बेली जो है ऐसा प्रूव कर सकता है। पहले अपन ने क्या पढ़ा था 117 के अंदर कि बेली है और बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो जो बेली है और जो एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज है वो क्या कर सकते हैं, वो डिनाई नहीं कर सकते टाइटल को। लेकिन एक्सप्लेनेशन फर्स्ट और एक्सप्लेनेशन टू क्या कह रहा है, अगर उनको लगता है और ये बात सच है कि उनके पास अथॉरिटी नहीं है या फिर ये गुड्स जो है उस पर्सन के पास जाने चाहिए जिसके एक्चुअल में ये गुड्स है, तो उस केस में जो है वो उनके टाइटल को डिनाई कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन यही कह रहे हैं इसके। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो। अगर आपको कोई भी सेक्शन नहीं समझ में आया, किसी भी प्रोविजन में कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड यस, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।